गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपकी हिंदी विषय की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 2 पढ़ेंगे, जो कि है वर्ण विचार। कल हमने भाषा, लिपि और व्याकरण में पढ़ा था कि जो व्याकरण है उसके 4 भाग होते हैं। तो उसमें सबसे पहले था वर्ण विचार, जिसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। सबसे पहले आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो हम जब भी बोलते हैं तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वाक्यों को शब्दों से बनाया जाता है, और शब्दों को बनाने के लिए हमें वर्णों का सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा को लिखित रूप लिपि द्वारा दिया जाता है, और लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ये जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई के लिए जो प्रयुक्त होती है ध्वनियाँ, उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे एक वाक्य देखते हैं, रमेश मेरा भाई है। अब इसमें 4 शब्दों से मिलकर ये वाक्य बना है, रमेश मेरा भाई है। तो इसमें रमेश भी जो शब्द है उसके भी अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है, इसके लिए इसके भी टुकड़े किए जा सकते हैं। अगर इनके टुकड़े करेंगे तो इसके होंगे र, अ, म, ए, श और अ। इस प्रकार ये 6 ध्वनियों से मिलकर बना है, जबकि मेरा में म, ए, र, आ 4 ध्वनियों से मिलकर बना है। भाई में भ, आ और ई ये 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, और है जो शब्द है वो ह और ए यानी 2 ध्वनियों से मिलकर बना हुआ शब्द है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की वह मूल ध्वनि या इकाई जिसकी और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को व्यवस्थित समूह में रखने के लिए या रखते हैं तो वह वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। यानी वर्णों की जो व्यवस्था है उसे हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में जिसे हम बाराखड़ी कहते हैं, उसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती गई है, जिसमें इन वर्णों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। जैसे सबसे पहले आते हैं स्वर, जो कि है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अयोगवाह में 3 वर्ण हैं, जिसे हम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के नाम से जानते हैं। उसके बाद व्यंजन आते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरह से 5 वर्णों का इनका समूह बनाया गया है। हर एक में 5-5 पंक्ति में 5-5 वर्ण हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, जो कि य, र, ल, व है। फिर ऊष्म व्यंजन श, स, स और ह। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन, जो कि श, त्र, य और श्र के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अन्य व्यंजन, जो कि ढ और ड है। आगत ध्वनियाँ आ, ज, फ, इन सभी से मिलकर हमारी वर्णमाला बनी है। अब देखते हैं वर्ण यानी लेटर्स। हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। अभी तो हमने अलग अलग उनके जो समूह बने हुए थे उनके बारे में जाना, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जो कि स्वर और व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले स्वर यानी वॉवल्स, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, तथा जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वरों के उच्चारण में जब जो हवा है हम बोलते समय प्रयोग में लाते हैं, तो वह कहीं भी कंठ, जीभ, दांत या ओष्ठ यानी कि होठों के आदि के कारण रुकती नहीं है, बल्कि सीधे कंठ से बाहर आती है। हिंदी में इन स्वरों की संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब हिंदी भाषा में स्वर भी 3 प्रकार के हैं। जैसे हम देखते हैं कि अ को बोलने में कम समय लगता है, आ को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इसी तरह ई यानी छोटी ई को बोलने में कम समय लगता है, और बड़ी से ईक में ई जब बोलते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। इसी तरह से जिन वर्णों को हम छोटा और बड़ा बोलते हैं उनमें अलग अलग समय लगता है। तो इस आधार पर भी इनके 3 प्रकार हैं।
यानी वर्णों को बोलने में लगने वाले समय के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है। इसीलिए इनकी संख्या 4 है, जो कि है अ, इ, उ और री। अब दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवल्स, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। यानी कि जो दीर्घ स्वर है जिनमें ह्रस्व स्वरों से कम समय ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और ये संख्या में 7 है। इसके बाद आता है प्लुत स्वर यानी लॉन्गर वोवल, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है और दीर्घ स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय या किसी को बुलाने में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे ओम या राम, रमेश। जब हम कोई दूर खड़े व्यक्ति को आवाज़ लगाते हैं तो इस तरह की ध्वनि निकालते हैं या इस तरह से जो नाम है या में और ज़्यादा लंबा खींचकर बोला जाता है और इसे व्यक्त करने के लिए एस आकार का प्रयोग किया जाता है। अब स्वरों की मात्राएं आपने पढ़ा, और जब हम लिखते भी हैं भाषा का प्रयोग करते हैं तो कई जगह स्वरों को न लिखकर हम उसकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। तो ये मात्राएं क्या है? तो स्वरों की मात्राएं प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, यानी कि उस स्वर को वहाँ पर प्रस्तुत करती है कि दर्शाती है मात्राएं कि ये स्वर वहाँ पर है किसी भी वर्ण के साथ में। जैसे स्वर हैं और उनकी मात्राएं दी गई हैं आपकी पुस्तक में। जैसे अ की कोई भी मात्रा नहीं है, आ की मात्रा एक खड़ी पाई जैसी है, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, इन सभी की मात्राएं इनके साथ में दी हुई है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त भी 3 अन्य ध्वनियाँ निम्न प्रकार हैं। इनके अलावा भी जिन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं और इन्हें अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक कहते हैं। अब ये जो ध्वनियाँ इनका उच्चारण किस प्रकार होता है और अनुनासिक इन्हें क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि ये ध्वनियाँ न तो स्वर कहलाती है और न ही व्यंजन कहलाती है, क्योंकि ये स्वरों के बाद में आती है और इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों का सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण न किया जा सकने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। और व्यंजनों के अंत में स्वर अंत में जुड़ते हैं, लेकिन इनमें प्रारंभ में जुड़े हैं, इसीलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यंजन के साथ में स्वरों का प्रयोग बाद में होता है। लेकिन ये जो अयोगवाह है वर्ण, ये व्यंजनों से पहले आते हैं, इसीलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले देखते हैं अनुस्वार। जिन वर्णों के उच्चारण करने में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। यह अपने प्रथम वर्ण पर बिंदु के रूप में आता है। इसका उच्चारण 5 वर्णों के अंतिम अक्षर के समान होता है, जैसे चंचल, संबोधन आदि। यानी जब हम अंग जिसे बोलते हैं, अंग की बिंदी लगाकर उसका प्रयोग करते हैं, जैसे अंगूर, अंग, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होता है और इसे हम एक बिंदु के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और जहाँ पर इसका प्रयोग होता है तो उसके पहले वाले वर्ण पर इस बिंदी को लगाया जाता है। जैसे बिंदु शब्द में ब, इसके साथ में ई की मात्रा, बी, और उसके बाद न का यानी अंग का उच्चारण करते हैं, लेकिन जो बिंदु है वो उससे पहले वाले वर्ण पर लगा है। और इसके साथ ही जो व्यंजन है, जिनमें सबसे पहले जो 5 वर्ग आए थे, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, इनका जो 5वां वर्ण होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ढ, तो उस ड की जगह या ण की जगह हम
चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, यानी कि अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में चंचल, तो च वर्ग जो है उसमें न अंतिम वर्ण पंचम वर्ण है, च छ ज झ ज, तो उसमें जो पंचम वर्ण है यानी जो अंतिम पांचवा वर्ण है उसके लिए भी इस बिंदी का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में जैसे स के बाद में म की जगह भी हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। अगला है अनुनासिक। जिन वर्णों की उच्चारण करने में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ये ध्वनियाँ अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती है, जैसे आँखें, चांद आदि। यानी इसमें हम जो हवा है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है, जबकि अनुस्वार में केवल नाक से निकलती है। अंग की ध्वनि जब आती है केवल नाक से उसका प्रयोग करते हैं, जबकि जो चंद्र बिंदु है यानी अनुनासिक उसमें नाक और मुख दोनों का प्रयोग करते हैं। अगला विसर्ग। इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। इनका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः काल, पुनः आदि। व्यंजनों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।